अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम कवर करेंगे। इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम में आपने एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनानी सीखनी है और एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद हम उससे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यानी कि वो तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद बनती हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट। और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे और लास्ट में हम आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है। इसमें आप अकाउंटिंग जो साइकिल है उसका आप लास्ट पार्ट कवर करेंगे और देखेंगे कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज और साथ साथ क्लोजिंग एंट्रीज कैसे बनाते हैं। विलियम झाका बेटनर की बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग, चैप्टर 5, प्रॉब्लम नंबर 5.5 ए। तो हम ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। Silver Lining Incorporation provides investment advisory service. The company adjusts its account monthly but perform closing entries annually on December 31st. यानी कि ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं ये तो हर मंथ ये पास करते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग एंट्रीज हैं, क्लोजिंग एंट्रीज ईयर एंड पे पास होती हैं। ये मंथ एंड पे वैसे भी कभी भी पास नहीं होती हैं। द फर्म्स अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड December 31st 2011 इज शोन ऑन द फॉलोइंग पेज। तो ये ट्रायल बैलेंस मौजूद है, आप देख लिए। इसके आगे अनएडजस्टेड का वर्ड है, यानी अभी एडजस्टिंग एंट्रीज मौजूद नहीं है, बनाई नहीं है। और उससे पहले आपको ये ट्रायल बैलेंस उन्होंने दिया हुआ है। कंसल्टेंसी सर्विस रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं और फिर इसमें आपको ये अदर डेटा के तौर पे एडजस्टिंग एंट्रीज या अदर ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। और पहली रिक्वायरमेंट आप चेक कर लीजिए, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज है एंड ऑल्सो प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, हम इसको फिलफिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे और सबसे आखिर में आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसके अलावा कुछ और कंप्यूटेशन है इंश्योरेंस एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस से रिलेटेड, वो हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे आपके पास एसेट से रिलेटेड भी, ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड भी कुछ एक आध सवाल पूछा हुआ है, वो हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं और इन ट्रांजैक्शंस की ये एडजस्टिंग डेटा है या ईयर एंड डेटा है और इसकी वजह से हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। और एडजस्टिंग एंट्रीज में खास बात जो उसने बताई है, खास बात ये है कि ये एडजस्टिंग एंट्रीज हम मंथली बेसिस पे बना रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे हम मंथली डेटा कंसिडर करेंगे। हम एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते जाते हैं और फिर हम इसको एक्सेल शीट पे बना लेते हैं। तो ये हमारे पास साइमल्टेनियसली आपको बुक भी नज़र आ रही है और फिर हम इसको एक्सेल शीट पे स्टार्ट भी करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री है, डेट हमारे पास हर एंट्री में December 31st 2011 होगी, यानी हम December 31st को एंट्रीज बना रहे हैं। पहली एंट्री हम देखते हैं और पहली एंट्री में क्या चीज़ डिस्कस हुई हुई है। accrued but unrecorded and uncollected service revenue total 1500। अनरिकॉर्डेड अनकलेक्टेड सर्विस रेवेन्यू की बात हो रही है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज में अगर आपको याद हो, हमने एडजस्टिंग एंट्रीज का चार्ट बनाया था और उसको हमने कंसाइज किया था और एडजस्टिंग एंट्रीज में हमने देखा था
कि सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारा इस जो ट्रांजैक्शन है उसमें एक्सपेंस का जिक्र है तो या रेवेन्यू का जिक्र है। तो अब आप यहाँ पे देखिए रेवेन्यू का जिक्र है, इसका मतलब है कि हम रेवेन्यूज में आ गए। जो हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी वो रेवेन्यू में से एक होंगी। और यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है अनरिकॉर्डेड अनकलेक्टेड। तो दो ऑप्शन है रेवेन्यू में, या अनअर्न्ड है या अनकलेक्टेड अनरिकॉर्डेड है। तो हमारे पास किसकी बात हो रही है? अनकलेक्टेड अनरिकॉर्डेड का वर्ड यूज है। इसका मतलब है रेवेन्यू आप सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं और अभी तक वो सर्विस रेवेन्यू अनकलेक्टेड और अनरिकॉर्डेड है। ऐसी सिचुएशन में ये एंट्री मौजूद है सामने। अकाउंट्स रिसीवेबल हम डेबिट करते हैं क्योंकि पैसे अभी मिले नहीं हैं, मिलने वाले हैं। और रेवेन्यू क्रेडिट करते हैं। तो जब आप पहली एंट्री बनाएंगे तो पहली एंट्री क्या बनाएंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट की बात हो रही है ये चेक करेंगे, 1500 की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1500 हमारा डेबिट हो गया। और रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू? कंसल्टिंग सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो गया और 1500 से हमारा रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। तो ये आपकी पहली एंट्री थी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, द कंपनी डिटरमाइन दैट 2500 ऑफ प्रीवियसली अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी कि पहले जो आपके पास अनअर्न्ड रेवेन्यू था had been earned on at December 31st, यानी कि ये जो 2500 का पहले अनअर्न्ड रेवेन्यू था अब ये अर्नड हो गया है। तो अगर हम एडजस्टिंग एंट्रीज देखें तो दो ब्रॉडर टाइप हैं, या एक्सपेंस का जिक्र हो रहा है या रेवेन्यू का जिक्र हो रहा है। तो हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज में इस वक्त किसका जिक्र हो रहा है? इसका है रेवेन्यू की बात हो रही है। और कौन से रेवेन्यू की बात हो रही है? अनअर्न्ड रेवेन्यू की बात हो रही है। यानी जो पहले अनअर्न्ड था अब अर्नड हो गया है, लायबिलिटी कन्वर्ट हो गई है। किस में कन्वर्ट हो गई है? रेवेन्यू में। तो लायबिलिटी को हम खत्म कर देते हैं और डेबिट कर देते हैं, तो अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा? ये एंट्री मौजूद है सामने। अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं या लायबिलिटी को रेवेन्यू में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रेवेन्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू हम क्रेडिट ही लिखते हैं। सो दिसंबर 31st 2011 की डेट है, 2011। और हमारे पास अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू हम क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है? 2500 से हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे। और अनअर्न्ड क्योंकि लायबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं तो हमने डेबिट कर दिया। और कंसल्टेंसी सर्विस या कंसल्टिंग सर्विस रेवेन्यू जो है वो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसको हम कंसल्टिंग हमने क्रेडिट कर दिया। और कितनी अमाउंट से कर दिया? 2500 से ये एंट्री हमने पास कर दी। तो नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड एट दिसंबर 31st टोटल 110। ऑफिस सप्लाईज क्या होती हैं? आपके करंट एसेट्स होते हैं और आप उसको यूज करते हैं तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम जो अब जब हम एडजस्टिंग एंट्री का जिक्र करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं या हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं? तो हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। और जो हमारी ऑफिस सप्लाईज होती हैं इनको हम पहले से खरीद के रख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम पेबल की बात नहीं कर रहे बल्कि प्रीपेड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम प्रीपेड की बात कर रहे हैं, पहले से खरीद के रख लेते हैं। और जैसे जैसे वो इस्तेमाल होती जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ऑफिस सप्लाई ऑन हैंड का मतलब है इस वक्त हमारे पास बची हुई मौजूद है, यानी ऑन हैंड मौजूद है 110 की मौजूद है।
तो हम चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस कि एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने से पहले हमारे पास कितनी मौजूद थी। और ट्रायल बैलेंस में अगर आप चेक करें तो ऑफिस सप्लाईज जो आपके पास पहले से मौजूद थी, ये ऑफिस सप्लाईज है, तो ये 205 है। यानी 205 बिफोर एडजस्टिंग एंट्रीज मौजूद थी। और जब आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने लगे हैं तो आपको पता चला है कि ऑन हैंड या इस वक्त बची हुई कितनी है, इस वक्त बची हुई आपके पास 110 है। यानी कि आपके पास ये एडजस्टिंग डेटा है, ये देखिए ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड 110। तो आपके पास 205 में से 110 बची हुई हैं, तो 95 यानी अगर आप माइनस करें तो 95 कहाँ चली गई, 95 यूज्ड हो गई, 95 कन्वर्ट हो गई एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और ऑफिस सप्लाईज हम क्रेडिट कर देंगे। सो दिसंबर 31st 2011 को हम क्या एंट्री बनाएंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में ये कन्वर्ट हो गई है, कितने से कन्वर्ट हो गई है, 95 की स्टेशनरी कन्वर्ट हो गई है और एसेट कम हो गया है, तो हम यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, ये आपने कैसे अमाउंट कैलकुलेट की है, आपके पास ट्रायल बैलेंस में 205 मौजूद था और ऑन हैंड आपके पास 110 है, तो आपने 205 में से 110 माइनस की तो 95 बच गए, तो 95 से आपने एंट्री पास की है, ये 95 से ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, क्योंकि ये एडजस्टिंग एंट्री है और ये ईयर एंड या मंथ एंड पे बनती है, तो सारी डेट सेम होगी, दिसंबर 31st की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एंट्री नंबर 4 आप चेक कीजिए, एंट्री नंबर 4 के बारे में क्या कहते हैं, द कंपनी परचेज ऑल ऑफ इट्स इक्विपमेंट व्हेन इट फर्स्ट बिगिन बिजनेस, यानी कि जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तब खरीदा। एट दैट टाइम द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट वॉज, आप 6 years की बात कर लें या 72 मंथ की बात कर लें, दोनों दिए हुए हैं। तो 6 year ये 72 मंथ दिए हुए हैं, तो हम डिप्रिसिएशन का जिक्र कर रहे हैं और ये एडजस्टिंग एंट्री नंबर 5 होती है। तो डिप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और आपके पास से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, अमाउंट आप कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आपके पास मौजूद होना चाहिए है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमें कहाँ से पता चलेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपको ट्रायल बैलेंस से पता चलेगी। और ट्रायल बैलेंस में आप चेक करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट मौजूद है और ये कितने का मौजूद है, 54,000 का। तो ऑफिस इक्विपमेंट 54,000 का है, इसमें से हम रेजिडुअल ये सैल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं, सवाल में नहीं दी हुई, जीरो है, तो हम डायरेक्टली डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कर देते हैं। क्योंकि हम मंथली एंट्री बना रहे हैं तो हम 72 मंथ ले लेते हैं। तो आप ये 6 years दिए हुए हैं, आप 6 years ले लें, जो भी आंसर आएगा वो ईयरली डिप्रिसिएशन होगा, तो बाद में आपको 12 से डिवाइड कर दिएगा ताकि हम मंथली अमाउंट लेके आ जाएं। सो या आप डायरेक्ट मंथली यानी कि डायरेक्ट आप मंथ से डिवाइड कर दें या मंथली डेटा से डिवाइड कर दें। तो हम अगर 72 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 750, और ये 750 क्या होगा, ये पर मंथ होगा क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड किया है। और टोटल नंबर ऑफ मंथ सवाल में दिए हुए हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम में डिस्कस किया हुआ है, ये देखें आपके पास 72 मंथ या 6 years। सो अगर हम 6 years से लेते हैं तो फिर ईयरली डिप्रिसिएशन आएगा और फिर आपने उसको आखिर में 12 से भी डिवाइड करना है, तो आंसर सेम आ जाएगा, 750 आ जाएगा। हमने इसको डायरेक्टली मंथ लेके सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 5th है, द कंपनी प्रीपेड इट्स 6 month रेंट एग्रीमेंट ऑन अक्टूबर 1st 2011। तो कंपनी ने अपना 6 month जो रेंट है
प्रीपेड रेंट है वो दिया था अक्टूबर 11 में, अक्टूबर 1 2011 में। अच्छा, अब कितना दिया था ये मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो हम एंट्री डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अमाउंट देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप एंट्री चेक करें तो हम किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, हम एक्सपेंस का जिक्र कर रहे हैं। यानी कि ये किसकी बात हो रही है, ये एंट्री नंबर 5 में प्रीपेड रेंट की बात हो रही है और रेंट कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इसका मतलब है प्रीपेड रेंट। अच्छा, जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और प्रीपेड क्रेडिट कर देंगे। यानी जो आपका प्रीपेड एसेट है, करंट एसेट है, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है एसेट, कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस। तो डेट वही है, December 31 2011। और फिर यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस एक्सपेंस की बात हो रही है, हम रेंट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं तो हमने डेबिट कर दिया और प्रीपेड रेंट हमने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट आप देख लीजिए, 6 मंथ का रेंट इन्होंने अक्टूबर में दिया था। अक्टूबर की एडजस्टिंग एंट्री पास हो चुकी है, नवंबर की एडजस्टिंग एंट्री पास हो चुकी है, यानी 2 मंथ की एडजस्टिंग एंट्री पास हो चुकी है, दिसंबर की पास होनी बाकी है। तो जो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट मौजूद है, ये कितने महीनों का रेंट मौजूद है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिमेनिंग 4 मंथ। दिस वन, ये देखें, ये 1200 रेंट दिया हुआ है। ये 1200 रेंट कितने महीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 मंथ को। क्यों? क्योंकि इस सवाल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज एवरी मंथ पास करती है और कंपनी ने 6 महीने का रेंट एडवांस में दिया था। तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी हर महीने एंट्री पास करती है तो सबसे पहला मंथ जो कि अक्टूबर का था, 1 अक्टूबर का, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है। और उसके बाद नवंबर का भी कन्वर्ट हो चुका है और दिसंबर की एंट्री हमने अभी नहीं बनाई है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये देखिए, दोबारा से आप देख लीजिए, दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कंपनी प्रीपेड इट्स 6 मंथ रेंट एग्रीमेंट ऑन अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 को बनाया था। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही है वो आ रही है 4 मंथ की, यानी 300 पर मंथ से हमने एंट्री पास की है। तो यहाँ पे भी हमने 3 मंथ हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास रेंट मौजूद था, प्रीपेड रेंट की हमने एंट्री पास की। नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 6, वो देखते हैं। द कंपनी प्रीपेड इट्स 12 मंथ पॉलिसी ऑन 1 मार्च। 12 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी इंश्योरेंस भी 12 महीने का एडवांस में दिया था। तो क्योंकि हम हर महीने एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 9th मंथ की एंट्री हम 9 टाइम्स ऑलरेडी हर महीने बना चुके हैं। इन्होंने ये मार्च में दिया था तो हम मार्च से काउंट कर रहे हैं। अब हमने अभी दिसंबर की एंट्री नहीं बनाई है। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस में जो प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट आपको नजर आ रही है वो कितने महीने की है, वो क्योंकि आपने पूरे 12 महीने का दिया था और 9 मंथ की अमाउंट हम पास कर चुके हैं। तो इसका मतलब है नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 3 महीने की अमाउंट रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप अगर यहाँ पे आ जाए, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आप चेक करें तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बेसिकली ये जो एडवांस इंश्योरेंस है ये 3 मंथ का है। तो हम तो क्योंकि मंथली एंट्री पास कर रहे हैं तो हम मंथली एंट्री बनाएंगे। अच्छा, एक्सपेंस का जिक्र हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस का जिक्र हो रहा है, तो एंट्री हमारी वही बनेगी जो अभी हमने रेंट की बनाई है। December 31 डेट हम डालेंगे और यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट,
और प्रीपेड के बजाय इन्होंने वर्ड यूज किया है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। सो 270 की अमाउंट है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी डिवाइड करके वो अमाउंट हमारे पास आ रही है 90। तो हम 90 से एंट्री पास करेंगे। 90 से हम एंट्री क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए कि लिखा हुआ है सवाल में द कंपनी prepaid its 12-month insurance policy on 1st March 2011। 1st मार्च को 12 महीने का एडवांस दे दिया था। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 9 मंथ की हर मंथ एक एक बार करके एंट्री पास हो चुकी है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट प्रीपेड की है वो रिमेनिंग 3 मंथ डिपिक्ट कर रही है। तो इस वजह से हमने इसको 270 को 3 से डिवाइड किया है और 90 हमारा आंसर आ रहा है पर मंथ की अमाउंट। तो हम ये एंट्री जो इंश्योरेंस की है ये किससे पास करेंगे, 90 से हम ये एंट्री पास करेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री में क्या जिक्र हुआ है। नेक्स्ट एंट्री में हम डिस्कस हुआ है एक्रूड बट अनपेड सैलरीज 1900। एक्सपेंस का जिक्र है, एक्रूड है, लेकिन अभी इसकी पेमेंट आपने नहीं की है, ये मौजूद है। एक्सपेंस का हम जिक्र कर रहे हैं और पेमेंट अभी अनपेड है, यानी पेमेंट नहीं की है। एक्सपेंस एक्रूड अनपेड, तो एंट्री क्या बनाएंगे, एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और पेबल हम क्रेडिट कर देंगे। पेबल हम क्यों कर देंगे, क्योंकि सवाल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि बट नॉट पेड या अनपेड, तो अभी हमने पे नहीं की है, अनपेड की एंट्री हमने बनानी है। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग में आ गए और हमने डेट डालनी है। डेट हम वही डालेंगे जो हम मंथ एंड पे है। उसके बाद हमारे पास सैलरीज, एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है। अमाउंट कितनी दी हुई है इसने, अमाउंट 1900 का जिक्र किया हुआ है और पेमेंट नहीं की है, इसीलिए सैलरीज पेएबल हमने क्रेडिट कर दिया। और कितने से हमने क्रेडिट किया, 1900 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सोल्यूट एंट्री थी, हमने एज इट इज बना दी। नेक्स्ट एंट्री हम सैलरीज एक्सपेंस के बाद देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री ये है, ऑन जून 1 2011 द कंपनी बोरोड 9000। कंपनी ने 9000 का नोट बोरो किया या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बाय साइनिंग अ 9 month 8%. This 8% represent the amount of interest expense or the percentage of interest expense that will be charged on this note payable or long term liability. So interest will be the expense of the company. तो हम क्या चीज यहाँ पे डेबिट करेंगे, एक्सपेंस डेबिट करेंगे। और लिखा हुआ है द इंटायर अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन March 1 2012। हम 2011 को एंट्री पास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट हमने देनी कब है, अदा कब करनी है, अगले साल मार्च में। अभी हमने उसको पे नहीं किया है और जो पे नहीं किया है वो एक्सपेंस आपका अनपेड हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और क्या चीज, अभी हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने लोन कितना लिया है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है, हमने लोन 9000 का लिया हुआ है और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज कितनी चार्ज हो रही है, 8% हो रही है। तो अगर हम 9000 का 8% लेते हैं तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ रही है, 9000 का 8% 720 आ रही है। बट दिस as the rate of percentage 8% represent 12 months, so this 720 rupees also represent the amount of interest for 12 months.
हम क्योंकि एंट्री मंथली पास कर रहे हैं तो हमने इसको किससे डिवाइड किया है, 12 से डिवाइड किया है। तो जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो अब आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 60। तो $60 आपका मंथली इंटरेस्ट है ऑन द अमाउंट यू हैव बोरोड अगेंस्ट नोट्स पेबल के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट वो मेंशन है। इसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री हम देखते हैं। और लास्ट एंट्री इनकम टैक्स के बारे में है। इनकम टैक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, द कंपनी एस्टिमेट द इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर, यानी पूरे साल का। सो पूरे साल का एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 7,500। सो इंटरेस्ट ये इनकम टैक्स एक्सपेंस है, द अनपेड पोर्शन ऑफ दिस अमाउंट इज ड्यू इन अर्ली 2012, यानी कि आपने अभी पेमेंट नहीं की है। ये पेमेंट आपने कब करनी है, अगले साल स्टार्ट में, यानी यानी कि हो सकता है जनवरी में या शुरू में आपने पेमेंट करनी है नेक्स्ट ईयर के। सो इनकम टैक्स एक्सपेंस है, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे। और अभी क्योंकि आपने पेमेंट की नहीं है तो इनकम टैक्स पेबल हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पूरे साल की अमाउंट कितनी दी हुई है, 7,500। तो क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज आप हर महीने बना रहे हैं, सवाल में लिखा हुआ है, मेंशन है, इसका मतलब है कि हम देखेंगे 11 महीने की एडजस्टिंग एंट्रीज हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। और इन 11 महीनों में जो हमने इनकम टैक्स एक्सपेंस चार्ज हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो 6,900 कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसमें से क्या चीज माइनस कर देंगे, 6,900 माइनस कर देंगे। तो 7,500 में से 6,900 जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 600। इसका मतलब है इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना रह गया है, कितना बाकी है, या दिसंबर से कितना बिलोंग करता है, $600 बिलोंग करता है। सो ये हमने एडजस्टिंग एंट्रीज हमने बनाई थी। इसके बाद आप चेक कीजिए, हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मौजूद है। और इसके आगे आप देख लीजिए अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है। और हम एक्सेल की मदद से, एक्सेल शीट की मदद से अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो क्लास ये हमारा फॉर्मेट है, ये वर्कशीट है। ये देखिए, ये हमने वर्कशीट बनाई है जिसमें 2 कॉलम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के हैं जो कि सवाल में गिवन है। उसके बाद 2 कॉलम हमने एडजस्टमेंट के बनाए हैं, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे। अच्छा, कुछ जगह जो लेजर बना लिए जाते हैं, यानी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आप लेजर बनाते हैं। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की अमाउंट उन लेजर्स में ओपनिंग अमाउंट होती है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, ये एंट्रीज जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई हैं इनको आप पोस्ट कर देते हैं वहां पे। और फिर आप उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं लेजर का और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देते हैं। यानी कि फिर इन 2 कॉलम की ज़रूरत नहीं होती अगर आप लेजर्स बना रहे होते हैं। हम वर्कशीट के ज़रिए बनाएंगे जो जो कि एक मोस्ट कॉमन मेथड है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, तो हम यही मेथड फॉलो करेंगे। लेजर जो है वो बहुत कम या रेयर बनाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल कौन सी साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे। तो यहाँ हम एडजस्टमेंट्स में आ गए, एडजस्टमेंट कॉलम में, और डेबिट साइड पे हमने अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे है 1500। तो हम क्या करेंगे कि क्रेडिट साइड पे 1500 हम कॉपी कर देंगे। कहाँ से हम कॉपी करेंगे, ये देखें, कंसल्टिंग रेवेन्यू है तो एडजस्टिंग के कॉलम में हम क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज में क्रेडिट पे बना हुआ है।
तो इसमें जो अमाउंट क्रेडिट पे लिखी है वो हम क्रेडिट पे ही कॉपी करेंगे, जो अमाउंट एडजस्टिंग एंट्रीज में डेबिट पे लिखी हुई है वो हम डेबिट पे ही कॉपी करेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री में अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू डेबिट पे लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू कहाँ मौजूद है, दिस वन। तो इसको हम कौन से कॉलम में लिख देंगे, डेबिट पे। और इसी एंट्री में, सेम एंट्री में क्रेडिट पे लिखा हुआ है कंसल्टिंग रेवेन्यू, तो हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। कैसे, अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू, अनअर्न्ड के सामने हमने डेबिट कर दिया, डेबिट पे लिखा हुआ था 2500, वहां से हमने एडजस्टिंग एंट्री से कॉपी किया और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद रेवेन्यू की, क्योंकि यहाँ पे जगह मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे प्लस करके लिख देते हैं। और प्लस कितना हमने करना है, 2500 से हमने प्लस करना है। सो 2500 से हमने इसको प्लस कर दिया। और अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी लगा दें तो ये हमें टोटल शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 हमने कैसे पोस्ट की है। एंट्री नंबर 3 आप देखें तो एंट्री नंबर 3 में जो डिस्कशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट साइड पे, ये देखें 95। तो हम ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट पे लिख देंगे और ऑफिस सप्लाईज हमारा क्रेडिट पे है, तो ये ऑफिस सप्लाईज मौजूद है और ये हम क्रेडिट कॉलम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, डेबिट साइड पे है तो 95 हमने डेबिट कर दिया। और आपके पास ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रहा है बाय 95, तो ये हमने ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कर दिया बाय 95। तो ये हमने एंट्री पास की है, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3 है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट में आ रहा है, हम ढूंढते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें कहाँ दिया हुआ है। तो अगर आप चेक करें तो दिस वन, ये डिप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है आपको, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो यहाँ से हम ले जाके डेबिट कॉलम में लिख देंगे। और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है तो ये क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 750 से डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे हमने 750 से डेबिट कर दिया। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 750 से क्रेडिट हो रहा है तो ये हमने 750 से क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। सो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, हम ढूंढते हैं रेंट एक्सपेंस कहाँ है, ये मौजूद है तो हम डेबिट कॉलम में लिख लेंगे। और प्रीपेड हमारा क्रेडिट हो रहा है 300 से, तो ये प्रीपेड रेंट मौजूद है और ये हम क्रेडिट कॉलम में ले आएंगे 300 से। सो पहले हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो रहा है 300 से। और प्रीपेड रेंट क्रेडिट हो रहा है 300 से, तो ये हमने प्रीपेड रेंट क्रेडिट कर दिया 300 से, यानी ये हमने कंप्लीट एंट्री बना दी। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस के कॉलम में आ जाइए और डेबिट कर दिए, कितने से, 90 से हमने डेबिट कर दिया। और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट पे लिखा है तो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मौजूद है, ये क्रेडिट हमने 90 पे कर दिया। सो जितनी अमाउंट हम डेबिट करते जा रहे हैं उतनी ही अमाउंट हम क्रेडिट करते जा रहे हैं। इस तरह से हम एंट्रीज पास कर रहे हैं। एंट्री को हम उसके बाद पोस्ट भी करते जा रहे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री देखिए, हमारी इंश्योरेंस एक्सपेंस की एंट्री हो गई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट है। तो सैलरीज एक्सपेंस ये मौजूद है, यहाँ हम डेबिट कर देते हैं 1900 से। और सैलरीज पेबल हम चेक करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, नहीं मौजूद है। तो जब कोई अमाउंट या एंट्री मौजूद नहीं होती तो हम साथ में ऐड कर लेते हैं सैलरीज पेबल, क्योंकि ऊपर मौजूद नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिख ली। सैलरीज पेबल क्रेडिट साइड पे है तो ये 1900 हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया, एक्सपेंस हमने 19 पे डेबिट किया था। और आप ये चेक करते जाएं साइमल्टेनियसली हर एंट्री के बाद डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है, वो इक्वल आता जा रहा है। देन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट है और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस मौजूद है, ये हम डेबिट कर लेते हैं, कितने से डेबिट है, 60 से डेबिट हुआ है। और हम देखते हैं कि इंटरेस्ट पेबल मौजूद है लाइबिलिटी में, तो बिल्कुल मौजूद है, ये इंटरेस्ट पेबल मौजूद है तो ये हमने
क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट से हमने एंट्री पास की थी? 60 से, तो 60 से हमने क्रेडिट कर दिया। लास्ट एंट्री है इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट। सो इनकम टैक्स एक्सपेंस ये मौजूद है, हम डेबिट कर देते हैं। कितने से हमने डेबिट किया? 600 से हमने डेबिट किया। और इनकम टैक्स पेबल हम कर देंगे क्रेडिट, तो ये इनकम टैक्स मौजूद है, इसके आगे हमने क्रेडिट कर दिया 600 से। तो ये हमने एडजस्टिंग एंट्री की मदद से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। कैसे हमने अब मैं एडजस्टिंग एंट्रीज जो है फिलहाल इसको, अब हमारी ज़रूरत फिलहाल इसकी नहीं है, तो हमने इसको क्या किया, हाइड कर दे रहे हैं हम। और हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास मौजूद है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। कैसे बनाते हैं वो हम बनाना शुरू करते हैं। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका ये है कि डेबिट, अगर अमाउंट एक डेबिट कॉलम में लिखी है और दूसरी अमाउंट भी डेबिट में है, तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा। इसी तरह क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएगा, यानी सेम सेम कॉलम वाली अमाउंट प्लस हो जाएगी। और जो अगर डेबिट एक में है और एक में क्रेडिट है, यानी अनएडजस्टेड में डेबिट है और एडजस्टमेंट में क्रेडिट है, या वाइस वर्सा है, तो फिर हम माइनस करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। अब सबसे पहले हम कैश देख लेते हैं। कैश के आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको एज इट इज कॉपी कर लिया है। 42,835। अकाउंट्स रिसीवेबल आप चेक करें, ये भी डेबिट में है, ये भी डेबिट में है, तो हम डेबिट डेबिट क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। 2000 को हम प्लस कर रहे हैं 1500 में, डेबिट डेबिट प्लस करके 3500 यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक जो ऑफिस सप्लाईज है वो डेबिट में है, जबकि एडजस्टमेंट उसकी क्रेडिट में है। तो जब साइन डिफरेंट होगा, डेबिट क्रेडिट होगा, तो हम एक दूसरे से माइनस कर देंगे। जब सेम सेम होगा तो हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना आ रहा है, 110 आ रहा है माइनस करके। इसी तरह प्री पेड रेंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट अलग अलग हुआ हुआ है, तो हम माइनस करेंगे। 1200 में से 300 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 900। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट में लिखा हुआ है, जबकि एंट्री हमने क्रेडिट में पास की है, तो हम एक दूसरे को इससे माइनस कर देंगे। और रिमेनिंग अमाउंट हमारी आ रही है 180, जो कि किस साइड पे आएगी, डेबिट साइड पे आएगी। इक्विपमेंट के आगे कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई, तो हमने एज इट इज कॉपी कर दी। उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, आप चेक कीजिए कि वो दोनों साइड जो है वो मौजूद है आपका क्रेडिट पे। तो और दो दूसरा भी क्रेडिट पे, यानी एडजस्टमेंट भी क्रेडिट पे। तो क्रेडिट क्रेडिट हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 36,000। तो ये हमने क्रेडिट पे लिख दिया। अकाउंट्स पेबल की कोई एंट्री नहीं है एडजस्टमेंट, तो ये 1400 हमने कॉपी कर दिया। इंटरेस्ट अगर आप चेक करें, ये भी क्रेडिट पे है और एडजस्टमेंट भी क्रेडिट पे है। तो क्रेडिट क्रेडिट हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो भी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे। तो ये हमने क्रेडिट पे लिख दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास इनकम टैक्स पेबल है, और इनकम टैक्स पेबल भी दोनों क्रेडिट पे हैं, यानी 1750 भी क्रेडिट पे है और 600 भी क्रेडिट पे है। ये तो क्रेडिट क्रेडिट है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। जो 2350 आ रहा है वो हमने क्रेडिट पे लिख दिया। नोट्स पेबल के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हमने एज इट इज क्रेडिट से क्रेडिट पे कॉपी कर लिया। अनएडजस्टेड आप देखिए, 35,000 क्रेडिट पे और 25,000 3500 क्रेडिट पे है और 2500 डेबिट पे है, तो इसका मतलब है ये माइनस हो जाएंगे। और जो अमाउंट अनअर्न की बच के आएगी या रिमेनिंग आएगी 1000, वो क्रेडिट पे आ रही है। कैपिटल स्टॉक 30,000 है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रिटेन अर्निंग 8000 है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डिविडेंड्स 1000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम कॉपी करते जा रहे हैं और डेबिट पे है। कंसल्टिंग रेवेन्यू आपका दोनों क्रेडिट पे हैं, आप दोनों को प्लस कर दें तो 64,000 आ जाएगा। ऑफिस सप्लाईज दोनों ही डेबिट पे हैं, यानी 605 प्लस 95 दोनों ही डेबिट पे हैं, तो हम प्लस कर देते हैं और आंसर भी हमारा क्या आएगा, डेबिट पे आएगा। कितना आ रहा है, 700 आ रहा है। उसके बाद आपके पास है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि 8250 है और 750 है, और ये दोनों ही आपके डेबिट पे है, लिहाजा हम इसको प्लस करेंगे और आंसर डेबिट पे आएगा। रेंट एक्सपेंस देख लें, 3525 और 300 ये दोनों डेबिट पे हैं, तो डेबिट डेबिट है तो हम उसको प्लस कर देंगे। 3825 प्लस करके आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है
1010 और 90 इंश्योरेंस एक्सपेंस, और ये दोनों भी आपके क्या हैं, ये दोनों भी आपके डेबिट पे हैं, तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको प्लस करके 1100 लिख रहे हैं। सैलरीज एक्सपेंस दोनों ही डेबिट पे हैं, तो हम इनको भी प्लस कर देते हैं, और प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 2900 डेबिट पे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आप चेक करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी किस साइड पे है, दोनों ही डेबिट पे हैं, यानी 360 भी डेबिट पे और 60 भी डेबिट पे है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 420 आ रहा है। इसके बाद इनकम टैक्स एक्सपेंस 6900 प्लस 600 है, और इनको भी जब आप प्लस करते हैं तो हमारे पास डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 7500। और दूसरे साइड पे हमारे पास पेबल रह गया है, सैलरीज पेबल, वो हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। तो अब आप चेक करें हमारे ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। हमने क्या किया, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट में एडजस्टिंग एंट्रीज वाली अमाउंट ऐड की या एडजस्ट की, और उसके बाद हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया। उसके बाद सवाल मैं आपसे पूछा हुआ था कि नेक्स्ट जो आपने प्रिपेयर करना है, वो नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस के बाद आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद आपने बनानी है एडजस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो वो हम बना लेते हैं। और मैं आपको रिक्वायरमेंट चेक करा दूं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मौजूद हैं। आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे हमने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, जिसमें आपने एडजस्टिंग एंट्रीज और फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। दूसरी रिक्वायरमेंट है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट बनाना है। तो अब हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी करने लगे हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी किस तरह से हम करेंगे, ये एक्सेल शीट पे हम वापस आ गए, और एक्सेल शीट पे आप चेक करें कि ये हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ गया। सो अब हमें ये चार कॉलम की भी जरूरत नहीं है, तो इसको हमने क्या किया, हाइड कर दिया, और अब हमें सिर्फ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की जरूरत है, जिसकी मदद से सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट का जो हमारे पास फॉर्मेट है, हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू में से हम माइनस कर देते हैं तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो रेवेन्यू हम देखते हैं कि रेवेन्यू हमारे पास किस नाम से मौजूद है यहाँ पे, ये देखिए कंसल्टिंग सर्विस रेवेन्यू ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कंसल्टिंग सर्विस रेवेन्यू, दिस इज द रेवेन्यू अमाउंट। तो यहाँ पे रेवेन्यू आ गई हमारे पास, हम लिख लेते हैं कंसल्टिंग, एक मिनट, कंसल्टिंग सर्विस रेवेन्यू, और इसको हम डायरेक्ट आउटर कॉलम पे ले आते हैं, क्योंकि एक ही हमारे पास रेवेन्यू है, दो तो है नहीं। अगर हमारे पास ज्यादा होता तो फिर हम इसको पहले इनसाइड कॉलम में हम टोटल कर लेते। उसके बाद इसमें से आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस जो ऑपरेशन से डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स और इनकम टैक्स एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस के अलावा जितने भी एक्सपेंस होते हैं, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करें हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस मौजूद हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये हमारे एक्सपेंसेस मौजूद है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ये पूरे 5 एक्सपेंस मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस
expense, and then last one is salaries expense. इनको हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखते जाते हैं। ऑफिस सप्लाईज ये यहाँ सामने मौजूद है, ऑफिस सप्लाईज का 700 है, डिप्रिसिएशन का 9000 है, फिर रेंट का 3825 है, इंश्योरेंस का 1100 है, और सैलरीज का 29000 है। अब जब आप तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करें, यानी 700, 9000, 3825, 1100 और फिर 29000, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि हम माइनस करते हैं। वो कितना आ रहा है? 43625। इनको आपने जब टोटल किया है, और इसको फिर आप किससे माइनस कर देंगे? इसको आप माइनस कर देंगे आपकी जो कंसल्टिंग रेवेन्यू आ रहा है 64,000। तो 64,000 से जब आप माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस करके आपके पास आंसर आएगा 20,375। और ये 20,375 जो आ रहा है, इसको हम कहेंगे यहाँ पे यानी इसको आप माइनस कर लें, रीचेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके पास जो माइनस करके अमाउंट आ रही है, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमें दिया हुआ है वो है 420। हम ये अमाउंट कहाँ से ले रहे हैं? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं 420, ये हम माइनस में दिखा देते हैं। और जब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास क्या अमाउंट आ जाएगी? आपके पास अमाउंट आएगी, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी अभी आपने टैक्स माइनस नहीं किया, और सबसे आखिर में आप माइनस करेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस। और इनकम टैक्स एक्सपेंस जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जा रहा है वो 7,500 है। तो यहाँ पे आप माइनस में लिख लें 7,500। सो जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा इनकम आफ्टर टैक्स, या इसको हम नेट इनकम भी कहते हैं। सो हमने क्या किया? तमाम रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस किए, हमारी इनकम स्टेटमेंट बन गई। नेक्स्ट स्टेप है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, हम रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। हमने क्योंकि इनकम का वर्ड लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे नेट इनकम लिख लेते हैं, और लेस कर देते हैं अगर कोई डिविडेंड्स होते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस। ये वो बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में डायरेक्ट चला जाता है। सो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। ट्रायल बैलेंस से हम चेक कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग ये लिखा हुआ है, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 8,000 है, तो ये 8,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेट इनकम ये हमने कैलकुलेट की है, सेकंड में नेट इनकम आपकी ये आ जाएगी। और डिविडेंड्स भी मौजूद हैं, ये देखें ये डिविडेंड्स मौजूद हैं, तो ये डिविडेंड भी हम इसमें से माइनस कर देंगे।
तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस जो कि ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 8000 है। इसमें से हम नेट इनकम ले लेते हैं जो कि 12,455 है। डिविडेंड हमने माइनस करना है, डिविडेंड 1000 है। तो इन सब की जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि आपका आ रहा है 19,455। ये बैलेंस आपका यूज होगा जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर ये यूजफुल होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट की एक साइड पे तमाम एसेट्स होते हैं और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। एसेट्स हम सबसे पहले देखते हैं, करंट एसेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। कैश अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट हम थोड़ी देर इनकम स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, अनहाइड कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। RSTU, तो इसको हम हाइड कर देते हैं ताकि हम बैलेंस शीट बना लें डायरेक्ट यहाँ से देख के। ओके, एसेट्स हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास मौजूद हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास कैश मौजूद है। हम यहाँ पे बल्कि हेडिंग डाल लेते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स है, ऑफिस सप्लाईज हैं, प्रीपेड रेंट है और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। तो इनकी अमाउंट हम इनर कॉलम में ले लेते हैं और इनकी अमाउंट को हम लिखते जाते हैं। तो कैश हमारे पास मौजूद है, ये अमाउंट अगर हम यहाँ से कॉपी कर लें इनर कॉलम में तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई। और इनको हम अब टोटल करेंगे तो टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे। तो टोटल करंट एसेट्स अब आप इनको ऐड करें। यहाँ पे हम क्योंकि ऐड करने लगे हैं तो एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आप ऐड कर लें अगर इन सब को तो हमारे पास ऐड करके क्या अमाउंट आ रही है, इसको हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 47,525 अमाउंट आ रही है। ये अभी हमने ऐड किया। करंट एसेट्स के बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स में अब ये देखिए हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट मौजूद है। हम हेडिंग डाल लेते हैं लॉन्ग टर्म या फिर फिक्स एसेट्स की। और फिक्स एसेट में हमारे पास मौजूद है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में से हम लेस कर देंगे उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और इसको हम आउटर कॉलम में ले जाते हैं और आउटर कॉलम में हम इसको लिख लेते हैं। अमाउंट है इक्विपमेंट की कितनी है, ये मौजूद है 54,000 और एक्यूमुलेटेड की 36,000। तो ये 54,000 है। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 36,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट कितनी आ रही है माइनस करने के बाद 18,000। 18,000 हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे और इसको हम कहेंगे टोटल फिक्स्ड एसेट्स। और जब आप फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स टोटल करेंगे यानी इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे और टोटल एसेट्स आपके पास ये मौजूद आ रहे हैं। जब हम लाइबिलिटीज साइड बनाएंगे तो वो क्या होना चाहिए है, वो भी आपकी इक्वल आना चाहिए, यही अमाउंट आना चाहिए। तो लाइबिलिटीज में हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं करंट लाइबिलिटीज।
तो करंट लायबिलिटीज अगर आप चेक करें, जितनी भी पेबल्स हैं आपके पास, यानी अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, हम लाइन से लिखते जाते हैं। अकाउंट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, नोट्स पेबल हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसको हम नहीं लेंगे। अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू, ये भी लायबिलिटी है। और लास्ट में हमने एक सैलरीज पेबल लिखा था 1900 से, सो यहाँ पे सैलरीज पेबल भी आपकी लायबिलिटी है। इनको जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल लायबिलिटीज। अमाउंट हम देख लेते हैं। अकाउंट्स पेबल की अमाउंट ये मौजूद है 1400, ये हमने लिख दी। इंटरेस्ट पेबल 420 है। इनकम टैक्स पेबल 2350 है। और ये सारी अमाउंट हम कहाँ से ले रहे हैं? ये सारी अमाउंट हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ले रहे हैं। अनअर्न कितना है? 1000 है। और सैलरीज पेबल 1900 है। इन सब को जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास ऐड करने के बाद टोटल करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल करंट लायबिलिटीज। इसको हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 7070। तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज थी। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक ही है हमारे पास जो कि है नोट्स पेबल। तो नोट्स पेबल हमें कितना दिया हुआ है? नोट्स पेबल हम चेक कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 9000, दिस वन। सो 9000 हमने नोट्स पेबल की जगह यहाँ पे 9000 लिखा। और हमारे पास जो टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ गई वो कितनी आ गई? 9000 आ गई। इसके बाद लास्ट में हमारे पास रह गया है ओनर्स इक्विटी। और ओनर्स इक्विटी में दो ही चीजें हमारे पास होती हैं। पहले हम लेते हैं कैपिटल स्टॉक, और फिर हम लेते हैं रिटेन अर्निंग्स। सो रिटेन अर्निंग्स हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स से चेक करेंगे। और कैपिटल स्टॉक हमें दिया हुआ है 30,000। और हमने रिटेन अर्निंग अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो हम चेक कर लेते हैं कि हमने कितनी कैलकुलेट की थी अनहाइड करके। ये हम इसको करते हैं अनहाइड। और यहाँ पे आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग 19455। तो ये रिटेन अर्निंग हमने यहाँ से कॉपी की 19455। और इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे, ये हम ऐड करते हैं, तो ऐड करके जो अमाउंट आ रही है इसको हम कहते हैं टोटल ओनर्स इक्विटी। और टोटल ओनर्स इक्विटी हमारा, हम इसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं 49,455। तो ये हमारी अमाउंट मौजूद है। आखिर में हम इनको टोटल कर लेते हैं। और जब हम इनको टोटल करके देखेंगे तो हमारे पास दोनों साइड बैलेंस शीट की क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है बैलेंस शीट की। सो ये हमने बैलेंस शीट कंप्लीट की। बैलेंस शीट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, वो नेक्स्ट टारगेट है हमारा क्लोजिंग एंट्रीज। सो हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज हम लास्ट लेक्चर जो कि हमने 2.5 ए 2.3 ए हमने 5.2 ए और 5.3 ए हमने किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था 4 एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं। सबसे पहले हम एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं इनकम समरी में, रेवेन्यू को क्लोज करते हैं इनकम समरी में, और फिर इनकम समरी को क्लोज करते हैं रिटेन अर्निंग में। तो हम वन बाय वन हम बनाते हैं।
इसको क्लोजिंग एंट्रीज हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हाइड कर देते हैं और हम डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले इनकम समरी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस बाय नेचर डेबिट है, तो क्लोज करने के लिए हम उनको कहाँ भेजेंगे, क्रेडिट पे हम भेजेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेंस जो हमारे पास मौजूद है वो है ऑफिस सप्लाईज। सबसे पहले हमारा जो एक्सपेंस है ये हम क्रेडिट पे लिखना शुरू कर रहे हैं वन बाय वन। सो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस तमाम बाय नेचर डेबिट होते हैं, क्योंकि हम उनको क्लोज कर रहे हैं तो हम उनको क्रेडिट पे लिखते जा रहे हैं। जब हम क्रेडिट पे लिखेंगे तो वो क्लोज हो जाएंगे। फिर है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि ये देखिए 9000 दिया हुआ है डेबिट पे, तो हम यहाँ पे इसको क्रेडिट पे लिख रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस हम चेक करते हैं, ये रेंट एक्सपेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं लाइन से रेंट एक्सपेंस, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देन हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस आ जाएगा। रेंट एक्सपेंस है 3825। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है 1110। उसके बाद हम देखते हैं और एक्सपेंसेस कौन से हैं। सैलरीज एक्सपेंस है, तो हम स्पेस से लिख लेते हैं हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस 29 हमने क्रेडिट पे लिख दिया। और सैलरीज एक्सपेंस के बाद हमारे पास और कौन सा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमने क्रेडिट पे लिख दिया, क्योंकि हम इनको क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज करने के लिए ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये भी हमने क्रेडिट पे लिख दिया। कितना लिख दिया, 7500। सो पहली हमारी क्लोजिंग एंट्री बन गई। और इसकी अगर हम नरेशन लिखे तो हम लिखते हैं टू क्लोज ऑल द एक्सपेंसेस। तो हमने एक्सपेंसेस को क्लोज किया। अगर हम इसका सम करें तो हमारे पास इसका सम आ रहा है 51, जो कि हम इनकम समरी में लिख देंगे 51,545। तो ये हमने क्या किया कि एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट किया और डेबिट क्या किया, इनकम समरी को। अब हमारा रेवेन्यू क्लोज करते हैं। हम रेवेन्यू कैसे क्लोज करते हैं, रेवेन्यू देखिए क्रेडिट पे लिखा है, तो क्लोज करने के लिए हम कहाँ उसको लिख देंगे, डेबिट पे। कंसल्टिंग सर्विस रेवेन्यू, ये हमने डेबिट पे लिख दिया 64,000। और इसको हम किस में क्लोज कर रहे हैं, इसको हम क्लोज कर रहे हैं इनकम समरी में। तो इनकम समरी में हम क्लोज कर रहे हैं 64,000। उसके बाद इनकम समरी को हमने क्लोज करना है और उसको हम किस में करेंगे, रिटेन अर्निंग में। तो अब आप इनकम समरी देखिए क्रेडिट साइड पे ज्यादा है, तो इसको क्लोज करने के लिए हमने कहाँ भेजना होगा, डेबिट साइड पे, इनकम समरी। और इनकम समरी हम कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा अगर आप चेक करें तो एक साइड पे 64,000 लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे 51545 लिखा हुआ है। तो हम एंट्री किससे पास करेंगे, यानी कि इनकम समरी डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट, ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट डिफरेंस आ रहा होगा वो डिफरेंस हम क्लोज कर देंगे। और इसको हम किस में क्लोज कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स में क्लोज कर रहे हैं। यानी कि हम 12,455 को हमने क्लोज कर दिया। ये प्रॉफिट है बेसिकली, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो ये हमने उसको क्लोज कर दिया। क्लोजिंग करते हैं हम तमाम इनकम स्टेटमेंट आइटम्स को क्लोज करते हैं रिटेन अर्निंग में, और डिविडेंड्स को भी हम क्लोज करते हैं रिटेन अर्निंग में। डिविडेंड बाय नेचर डेबिट पे है, ये देखें डेबिट पे लिखा हुआ है, तो क्लोज करने के लिए हम उसको क्रेडिट पे लिख देंगे। और किस में हम उसको क्लोज करेंगे, रिटेन अर्निंग्स में। तो रिटेन अर्निंग्स कितनी आ रही है हमारे पास 1000,
क्यों? क्योंकि 1000 हमने डिविडेंड क्रेडिट किया है। सो डिविडेंड्स हमने 1000 क्रेडिट कर दिया। तो ये थी हमारी 4 क्लोजिंग एंट्रीज, जिसमें हमने क्या किया, तमाम एक्सपेंसेस और तमाम रेवेन्यू को और डिविडेंड को क्लोज कर दिया। अब जब हम आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो उसमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यू शामिल नहीं करेंगे, बल्कि उसमें हम क्या शामिल करेंगे, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस हम लेके जाएंगे। इसको हम कर देते हैं हाइड। और अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हमारे पास तमाम एसेट्स मौजूद हैं, कैपिटल स्टॉक तक मौजूद है और रिटेन अर्निंग तक मौजूद है। तो हम इन सब को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन जो रिटेन अर्निंग का हम बैलेंस लेंगे, रिटेन अर्निंग का अगर आप बैलेंस चेक करें, तो हमारे पास हमने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई थी। इन सब को हम अनहाइड करके चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, सो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमारे पास ये आ रहा है 19445। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 19445। और जब हम ये दोनों साइड टोटल करते हैं, यानी आप सम कर रहे हैं दोनों साइड का, तो सम हमारा क्या आना चाहिए है, इक्वल आना चाहिए है। तो यहाँ पे हमने कोई अमाउंट कॉपी करने में मिस्टेक की है। तो क्लास हमने ये मिस्टेक की कि अमाउंट जो है वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ले ली थी, जबकि अमाउंट कौन सी हमने लेनी है, ये जो येलो कलर से हाईलाइट हुई हुई है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अगर आप चेक करें, तो इसको हम करते हैं अनहाइड, इसको हम करते हैं हाइड। और अगर आप यहाँ से चेक करना शुरू करें, यहाँ से ये कैश, यानी कि तमाम एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी, ये हमने यहाँ से कॉपी की है। ये देखिए, ये आ गई अमाउंट हमारी एसेट्स। ये देखिए, ये एसेट्स की अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हमने कॉपी की है। एक्सपेंसेस को हमने क्लोज कर दिया, तो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, आप इसमें चेक करें, इसमें कोई एक्सपेंस मौजूद नहीं है। रेवेन्यू को हमने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे रेवेन्यू मौजूद नहीं है। डिविडेंड को हमने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे डिविडेंड मौजूद नहीं है। रिटेन अर्निंग की हमने कैलकुलेशन की है, मैं आपको रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। रिटेन अर्निंग देखिए, हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में मौजूद है वो कितना है, 8000। उसके बाद रिटेन अर्निंग हमने क्या किया, क्रेडिट किया, और फिर रिटेन अर्निंग हमने डेबिट किया। तो अब जब हम यहाँ पे रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 8000 हमारे पास पहले से मौजूद है। इस पे हमने प्लस किया, क्योंकि रिटेन अर्निंग बाय नेचर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट वाली अमाउंट क्या हो गई, प्लस हो गई। और डिविडेंड वाली अमाउंट क्या हो गई, माइनस हो गई, क्योंकि उससे अमाउंट हो रही है, रिटेन अर्निंग डेबिट हो रहा है। इसका सम कर लें, तो अब आप देखिए दोनों साइड हमारे आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आ रहे हैं। आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस याद रखिएगा, सबसे पहले वो बनता किसका है, वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से बनता है। और खास बात क्या है कि इसमें हम एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और डिविडेंड्स को नहीं लेते, क्योंकि इनको हम ऑलरेडी क्लोजिंग एंट्री में खत्म कर चुके होते हैं, क्लोज कर चुके होते हैं। और क्या चीज क्लोज हमने नहीं की होती, बैलेंस शीट आइटम्स, यानी इनकम स्टेटमेंट तो हम क्लोज कर चुके हैं। बैलेंस शीट में हमने एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी क्लोज नहीं की होती।
तो ये हमारा आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि इस सवाल में नहीं दी हुई है, और वो एग्जाम में ये पूछी जाती है कि 10 कॉलम वर्कशीट बनाइए। सो 10 कॉलम वर्कशीट क्या होती है, वो हम देखते हैं, और वो हमारी जल्दी से हम उसको भी बना लेते हैं। ये 10 कॉलम वर्कशीट है। 10 कॉलम वर्कशीट में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या चीजें आ गई, कौन कौन से आइटम्स आ गए। अभी हमने जब प्रॉब्लम शुरू किया था तो हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिया था, एडजस्टमेंट उसमें इनकॉर्पोरेट की थी और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया था। दो कॉलम इसमें इनकम स्टेटमेंट के ऐड होते हैं और दो कॉलम बैलेंस शीट के, तो आप चेक करें कि ये 10 कॉलम बन गए। अनएडजस्टेड के दो, एडजस्टमेंट के दो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के 10 कॉलम। तो अब हम यहाँ से पढ़ते जाते हैं और देखेंगे कि इसको हम, बैलेंस शीट आइटम है यानी एसेट्स लायबिलिटी ओनर इक्विटी है तो बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो हम उसको पोस्ट कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले देखिए कैश है, तो कैश हमारा डेबिट साइड पे आ रहा है, एसेट है तो बैलेंस शीट पे जाएगा 42,835। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, डेबिट साइड पे है, बैलेंस शीट में आ गया। ऑफिस सप्लाईज एसेट है, डेबिट साइड पे। प्रीपेड एसेट है, बैलेंस शीट में आ गया। अनएक्सपायर्ड एसेट है, बैलेंस शीट में आ गया। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, बैलेंस शीट में आ गया। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है तो बैलेंस शीट में आ गया, क्योंकि एसेट में से माइनस होता है। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में हमने लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल भी लाइबिलिटी है, इनकम टैक्स भी लाइबिलिटीज हैं और लाइबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। नोट्स पेबल भी लाइबिलिटी है, अर्नड इनकम भी लाइबिलिटी है। कैपिटल स्टॉक ओनर इक्विटी है, बैलेंस शीट में आएगा। रिटेन अर्निंग ओनर इक्विटी है, बैलेंस शीट में आएगा। डिविडेंड्स हम ओनर इक्विटी का पोर्शन है तो ओनर इक्विटी का, क्योंकि कॉलम नहीं है तो ओनर इक्विटी हम बैलेंस शीट में ही लेके जाते हैं। डिविडेंड आ गया। अब ये देखिए कंसल्टेंसी रेवेन्यू है तो रेवेन्यू को हमने किस में लिखा है, इनकम स्टेटमेंट वाले कॉलम में। और एक्सपेंसेस भी इनकम स्टेटमेंट में आ गई। उसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हमने यहाँ लिख दिया। रेंट एक्सपेंस लिख दिया 3825, ये हमने लिख दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस 1100 हमने लिख दिया। सैलरीज 29,000 हमने लिख दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस 420 हमने लिख दिया। इनकम टैक्स एक्सपेंस 7,500 लिख दिया। ये सारी अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम लिखते आ रहे हैं। और सैलरीज पेबल हमने लाइबिलिटी वाली साइड पे, क्योंकि लाइबिलिटी थी तो बैलेंस शीट में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको टोटल कर लेंगे, और टोटल आप चेक कीजिए कि रेवेन्यू आ रहा है और ये आपके टोटल आ रहे हैं, एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस में से अब जब आप रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, नेट इनकम। यानी कि ये नेट इनकम हम कैसे करेंगे माइनस, रेवेन्यू हमारे 64,000 है, इसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस जो कि 51,545 है। तो हमारा जो नेट इनकम आ रही है वो 12,455 आ रही है। इन दोनों को जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हमारे टोटल आ गए, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। और जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये भी आपका 64,000 आ जाएगा और दूसरा साइड भी 64,000 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम बैलेंस शीट को टोटल करते हैं तो बैलेंस शीट को हम एक साइड पहले एसेट साइड टोटल करते हैं, ये हमने टोटल कर दिया। और दूसरी साइड को भी हम टोटल करते हैं और ये हमने इसको भी टोटल कर दिया। अब अगर हम रीचेक करें हमारी अमाउंट कितनी आ रही है, तो दोनों साइड आप देख लीजिए बैलेंस नहीं आ रही। हालांकि बैलेंस शीट तो होती ही बैलेंस है, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमने बैलेंस शीट में ऐड नहीं किया, जो कि 12,455 है। तो बैलेंस शीट में हम क्या चीज ऐड करते हैं, प्रॉफिट भी हम ऐड करते हैं।
तो जब अब आप इसको दोबारा से सम करेंगे तो एक साइड आपकी 1,02,525 आ रही है और दूसरी साइड जो कि प्रॉफिट ऐड करने के बाद आ रही है वो भी कितनी आ रही है, सेम आ रही है। तो ये था 10 कॉलम वर्कशीट थी। अब अगर हम प्रॉब्लम थोड़ा सा रिव्यू करें तो देखें, हमने सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, उसकी मदद से हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, दिस वन, और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी हमने बनाई। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से अब आप देखिए यहाँ पे जो ये हमने वर्कशीट में नेट इनकम कैलकुलेट की है 12,455, वही नेट इनकम इनकम स्टेटमेंट में आ रही है और वही नेट इनकम आपकी इनकम समरी में की जो है वो रिटेन अर्निंग में क्लोज हो रही है। सो क्लास ये आपका प्रॉब्लम था। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी सवाल में पूछी हुई हैं, वो हम चेक कर लेते हैं कि वो क्या पूछी हुई हैं। क्लोजिंग एंट्री आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमने बना दिया। उसके बाद उसने पूछा हुआ है कंप्यूट द कंपनीज एवरेज मंथली इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर जनवरी एंड फेब ऑफ 2020 2011। 2011 का आपने जैन और फैब का इंश्योरेंस एक्सपेंस पता करना है, वो कितना है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस से रिलेटेड जो हमें इसने डेटा दिया हुआ था, इंश्योरेंस एक्सपेंस वो दिया हुआ था, इंश्योरेंस एक्सपेंस 12 मंथ का, वो कितना था, मार्च फर्स्ट का इन्होंने पेमेंट की थी। और पर मंथ जो हमने पेमेंट निकाली थी, ये देखें एडजस्टिंग एंट्रीज में। सो एडजस्टिंग एंट्रीज में पर मंथ जो हमने एंट्री बनाई थी, अ, ये मैं आपको शेयर करा रही हूँ। इंश्योरेंस $90 था पर मंथ, और हमारे पास जो एडजस्टेड जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस मौजूद है, ट्रायल बैलेंस में अगर आप इंश्योरेंस एक्सपेंस चेक करें तो हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है 1010, यानी कि 1010। अच्छा, आपने इंश्योरेंस की पेमेंट कब की है, इंश्योरेंस की जो आपने पेमेंट की थी वो आपने की थी मार्च से, 1 मार्च से। ये इंश्योरेंस आ रही है 1 मार्च, ये देखिए ये लिखा हुआ है 1 मार्च। तो 1 मार्च से पेमेंट की थी, और मंथली जो पेमेंट आपकी बनी है इंश्योरेंस की वो बनी है 90। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 9 मंथ का, क्योंकि मैं एन अनएडजस्टेड ले रही हूँ तो इसमें दिसंबर शामिल नहीं है। यानी 90 को अगर आप 9 मंथ से मल्टीप्लाई करें तो 810 आ रहा है। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन यहाँ रफ में करके बता रही हूँ। 90 इंटू 9 मंथ्स, तो आपके पास आ रहा है 810। यानी 810 का जो डिप्रिसिएशन है वो मार्च टू नवंबर है, जबकि सॉरी इंश्योरेंस जो है, सो टोटल इंश्योरेंस कितना है, 1010 है। इसमें से आप माइनस कर दें 810, तो अगर आप माइनस कर दें 810 तो आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। और वो 2 महीने का पूछ रहा है, जनवरी फेब का एवरेज, तो 100 से हम डिवाइड कर 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज जो इंश्योरेंस आ जाएगा जनवरी और फेब का वो कितना आ जाएगा, वो 100 आ जाएगा। सो ये रिक्वायरमेंट थी आपकी, जो इसमें आपको बुक में पूछी हुई है आपसे, रिक्वायरमेंट नंबर ई, के कंपनीज एवरेज मंथली इंश्योरेंस फॉर जैन एंड फेब। इसी तरह मंथली एवरेज रेंट पूछा हुआ है जनवरी टू सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। और बिल्कुल इसी तरह हम चेक करेंगे कि आपने जो रेंट पे किया है वो रेंट कब पे किया है, अक्टूबर 1 से आपने पे किया है।
तो हमने कितना पे किया है, हम देखते हैं हमने रिकॉर्ड कितना किया है। अगर हम आ जाते हैं अपनी एंट्रीज की तरफ, और इसकी हम शेयरिंग कर लेते हैं। तो होपफुली आपको दोनों स्क्रीन्स नजर आ रही होंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन है। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा है वो रेंट, ये आपकी एडजस्टमेंट थी इंश्योरेंस की। ठीक है, रेंट की एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे, इसको मैं किसी कलर से हाईलाइट कर दूं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हम डिफरेंटली कर रहे हैं और ये हम कर रहे हैं दिस वन, ये हम रेंट के लिए कर रहे हैं। जो टोटल रेंट था अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, वो ये मौजूद है, ये देखें आपको नजर आ रहा है 3525 नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रेंट आपने जो पर मंथ चार्ज किया है एडजस्टिंग एंट्री में, वो 1 महीने का रेंट, ये देखें आपने रेंट की पेमेंट की है 6 मंथ की, और अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर से। तो जो प्री पेड था वो 4 मंथ का शो कर रहा था, ये हमारे पास रेंट आ गया, ये देखें 1 मंथ का रेंट 300 है, 1 मंथ का रेंट 300 है। तो यहाँ हम एडजस्टमेंट कर रहे थे, तो 2 महीने का रेंट, यानी कि हम अक्टूबर और नवंबर की एंट्री, यानी इसमें से हम 6, अगर 100 माइनस कर दें, यानी 600 अक्टूबर का और नवंबर का रेंट एक्सपेंस, तो हमारा रेंट एक्सपेंस आ जाएगा जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जनवरी से सितंबर का। तो वो आ जाएगा 3525 में से अगर आप 600 माइनस करें तो 2925 आ रहा है। और ये कितने मंथ का है? ये 9 मंथ का है। कैसे? ये देखिए, ये रिक्वायरमेंट हमारे पास मौजूद है। जनवरी से सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर दें तो एवरेज रेंट हमारा आ जाएगा 325, हमारा एवरेज रेंट आ रहा है इन महीनों का। सो दैट्स इट। एक और रिक्वायरमेंट इसमें पूछी हुई है, इफ द कंपनी परचेज ऑल ऑफ इट्स ऑफिस इक्विपमेंट व्हेन द कंपनी फर्स्ट इनकॉर्पोरेट, फॉर हाउ लॉन्ग इट हैज बीन इन बिजनेस एज ऑफ December 31st। अच्छा, अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर हम टोटल देखें एडजस्टेड, तो ये हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है 9000। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस दिस लाइन में हम कर रहे हैं, इसको भी मैं आपको अलग कलर से दिखा देती हूँ ताकि हमें समझ आए। ब्लू कलर से टोटल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 9000। ये हमने कितने साल का, 1 मंथ का जो डिप्रिसिएशन है वो हमने कितने, 1 मंथ का डिप्रिसिएशन निकाला है 750। तो अगर मैं इसको 750 से डिवाइड कर दूं, यानी 9000 को 9000 को डिवाइड कर दूं 750 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने महीने का हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 मंथ्स आ रहे हैं। ये तो आपका दिसंबर का हो गया। ओके, सो हम देखते हैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारे पास कितना आ रहा है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये देखिए 3525 आ रहा है। और ये हम आगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जिसमें हमने 36,000 दिस अमाउंट, ये देखें, तो 36,000 अगर आपके पास मौजूद है, 36,000,
36,000 को अगर हम डिवाइड कर दें पर मंथ डिप्रिसिएशन से, तो हमारे पास कितने मंथ निकल आते हैं? 48 मंथ्स। और अगर हम 48 को डिवाइड कर दें 12 से, डिवाइड बाय 12, तो हमारे पास कितने साल निकल आते हैं? 4 years। यानी 4 साल पहले हमने एसेट अपना खरीदा था। 4 साल का क्योंकि हमने डिप्रिसिएशन निकाला है, तो रिक्वायरमेंट है इफ द कंपनी परचेज ऑल ऑफ इट्स ऑफिस इक्विपमेंट व्हेन इट फर्स्ट इनकॉर्पोरेट, फॉर हाउ लॉन्ग इट हैज बीन इन बिजनेस। अब आप बताइए वो बिजनेस में कितने साल से है? तो वो कितने साल से है? वो 4 साल से है। हमने 4 साल के टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देखा पर मंथ कितना पड़ रहा है, और फिर उसको हमने पर ईयर निकाला, तो 4 years हमारे बनते हैं 36,000 से। सो दैट्स इट क्लास, ये एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम थी। इसमें हमने चैप्टर 5 प्रॉब्लम नंबर 5.5 ए लिया है और इसको हमने सॉल्व किया है। आप अब घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा 5.6 ए, और बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे आपने बनाना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको 5.6 ए, ये दिस वन, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है और इसकी रिक्वायरमेंट भी मोर और लेस वही है। तो आपको कोई इशू हो तो फिर आपने मुझे कमेंट्स में डिस्कस करना है कि क्या इशू है, और अगर आपका कैलकुलेशन आपकी आ जाती है, आप मुझे बता सकते हैं नेट इनकम 5.6 ए की कितनी आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगी कि नेट इनकम ठीक आ रही है या नहीं ठीक आ रही है। सो एक लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम हमने कवर किया, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, इंशाल्लाह आपका एग्जाम अच्छा होगा। टेक केयर क्लास।